हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफसल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। आपका एक बार फिर से अपनी धमाकेदार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो जहां पर टॉपिक को खत्म किया था वहीं से टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी फटाफट से वीडियो को कर दीजिए शेयर और आ जाइए क्लास में, क्लास को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए, ताकि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए वो बेहतर तरीके से समझ में आए और जो चीजें पढ़ाई जाए वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, कर देना है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट तभी कीजिएगा जब बोला जाएगा, अन्यथा कमेंट मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, वरना आइएगा देख के चले जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज जो हम सभी को पढ़ने वाला है, इससे पहले की क्लासेस को जितने लोग नहीं पढ़े हैं जाए वो पहली क्लासेस को देख कर आए और फिर जो चीजें पढ़ाई जाए उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं क्या होता है। आइए हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से सपोज हमने क्या कर लिया, इस तरीके से एक बिंदु आवेश ये मान लिया, ठीक है ना। और सपोज इस तरीके से हम एक दूसरा बिंदु आवेश यहाँ से सपोज कर लेंगे। इस तरीके से इस आवेश से कुछ दूरी पर यहाँ पर हम लोग इस तरीके से एक दूसरा बिंदु आवेश सपोज कर लेंगे। एक मिनट। तो इस तरीके से हम दूसरा आवेश सपोज कर लेंगे और दूसरा आवेश सपोज कुछ इस तरीके से हमने ऐसे सपोज कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो बिंदु आवेश हो गए, ठीक है ना। अब करना क्या है, ये दो बिंदु आवेश हैं। सपोज इस बिंदु आवेश पर जो चार्ज है हमारा है वो सपोज कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है। और इस बिंदु आवेश पर जो हमारा चार्ज है वो सपोज क्या चार्ज है, Q2 चार्ज है। अब होगा क्या कि जब इन दो आवेशों को पास लेकर आएंगे अथवा दूर लेकर जाएंगे, जब इन दो आवेशों को पास में लेकर आएंगे या फिर हम इसको दूर ले जाएंगे, तो हमें क्या होगा, हम लोगों को जो आकर्षण बल होगा इस पर कार्य कर सकता है, या प्रतिकर्षण बल। मतलब जब इन दो आवेशों को पास में लेकर आएंगे तो अगर दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं तो दोनों को पास में लेकर आएंगे तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिससे दोनों दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे, लेकर पास में आ रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। समझिएगा क्या कह रहे हैं। जैसे सपोज ये चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से और ये चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है, तो दोनों को जब क्या करेंगे एक दूसरे के पास लेकर आएंगे, तो इन दोनों के बीच जब पास में लेकर आएंगे तो जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। इस तरीके से जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। तो इन दो आवेशों को हम लोग प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अंदर की ओर लेकर आ रहे हैं। तो जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य किस रूप में, वो कार्य जो है वो इस तरीके से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। या फिर अगर इन्हीं दो आवेशों को हम ऐसे दूर लेकर जाएंगे तो दूर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण बल वर्क करेगा। और जब आकर्षण बल कार्य करेगा तो क्या होगा, अगर इन्हीं आवेशों को सपोज पॉजिटिव और निगेटिव है, अपोजिट है, प्लस और माइनस है, तो आकर्षण बल लगेगा। और जब आकर्षण बल लगेगा मतलब प्लस और माइनस से आकर्षण बल लगेगा और हम उसको सपोज दूर लेकर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, तो हमें आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने पड़ेगा। इस बात को समझिएगा। अगर ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा सपोज क्या है, ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो अब दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और हम इसको दूर ले जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। और वो कार्य भी किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वो कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम दो आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसी का फार्मूला हमको क्या करना है, निकालना है। तो समझ में आई बात की नहीं समझ में आई, बताइए, आई चीजें समझ में। चलिए, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। यहाँ पर डिफिनेशंस वगैरह भी तो हम लिख ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसको हमको डेरिवेशन को पहले समझना है, क्या होता है ये डेरिवेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ये Q1 चार्ज है और ये हमारा Q2 चार्ज है, ये इस तरीके से है।
अब हमको करना क्या है, ये जो चार्ज है वो सपोज हमारा कितनी दूरी पर स्थित है, ये जो Q1 और Q2 चार्ज जो है ये सपोज कुछ दूरी पर स्थित है। तो मान लिया इसके बीच की जो दूरी है वो सपोज कितनी दूरी है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच के डिस्टेंस को हमने सपोज क्या सपोज कर लिया, इस तरीके से हमने इसके बीच के डिस्टेंस को r सपोज कर लिया इस तरीके से। इसके बीच के डिस्टेंस को हमने क्या सपोज कर लिया, इस तरीके से r सपोज कर लिया, या इसी को हमने क्या मान लिया, इसी को हमने सपोज मान लिया क्या r1 मान लिया, उसे कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर क्या किया, r1 मान लिया, दोनों के बीच की जो दूरी है उसे r1 मान लिया, या r भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हमको करना क्या है, यहां से सपोज Q1 आवेश को है ना, अब सपोज हम क्या करेंगे कि जो Q1 आवेश है इसको सपोज हम अनंत से लेकर आ रहे हैं। कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। समझिएगा बात को ध्यान से, बात को ध्यान दीजिएगा। सपोज ये Q1 आवेश जो है ये सपोज बिंदु A पर है, और ये Q2 आवेश जो है ये बिंदु कहां पर है, बिंदु B पर है। और सपोज इस तरीके से हम करेंगे क्या, जो हमारा Q1 आवेश है इस Q1 आवेश को सपोज अनंत से बिंदु A तक लेकर आ रहे हैं। तो लिखते हैं हम क्या, Q1 आवेश को कहां से लेकर आ रहे हैं, सपोज अनंत से Q1 को लेकर आ रहे हैं। Q1 आवेश को अनंत से कहां तक लेकर आ रहे हैं, बिंदु A तक लेकर आ रहे हैं, तो कार्य करना पड़ेगा। तो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं इस तरीके से। Q1 आवेश जो है इसको अनंत से बिंदु A तक लाने में क्या कर रहे हैं, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य हमको निकालना है। तो यहां से हमको कार्य निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको कार्य निकालना है। और कार्य ही हमारा विभव होता है, जो कार्य होता है वही हमारा क्या होता है, विभव होता है। समझिएगा, बताइए कितना होगा, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया जो कार्य होगा हमारा वो कितना होगा, बताइए कितना होगा, आप सभी बताइए कितना होगा कार्य यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कार्य हमारा होगा वो कार्य हमारा क्या होगा, कार्य हमारा जो होगा वह हमारा W1 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से जो हमारा कार्य W होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अभी Q1 आवेश को अनंत से A पर ला रहे, तो मान लो भी Q2 आवेश है नहीं, Q2 आवेश है नहीं तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। Q1 आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं बिंदु A पर, तो यहाँ पर पहले से कोई आवेश तो है नहीं, तो पहले से अगर कोई आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। और जब विद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो किया गया कार्य हमारा क्या होगा, शून्य होगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए। बात समझ में आया, फटाफट से बताइए, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आई बात समझ में। चलिए, तो अब हम क्या निकालेंगे, हम इस तरीके से Q1 के द्वारा ये जो Q1 आवेश है इसके कारण R1 दूरी पर बिंदु B पर विभव हम लिखते हैं कितना होगा। तो लिखेंगे क्या, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर, Q1 आवेश के कारण कितनी दूरी पर, R1 दूरी पर। Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर हमको क्या निकालना है, Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर हमको क्या निकालना है, R1 दूरी पर मतलब बिंदु R1 दूरी पर, R1 दूरी बिंदु कौन सा है, R1 दूरी पर बिंदु कौन सा है, B है। तो बिंदु B पर वैद्युत विभव, बिंदु B पर वैद्युत विभव हम लोग निकालेंगे। तो बिंदु B पर जो वैद्युत विभव है यहाँ से हम विद्युत विभव को क्या मान लेंगे, V1 मान लेंगे। और ये जो फार्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कौन सा आवेश है, Q1 आवेश है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 और अपान में दूरी जो है R, वो हो जाएगा कितना, R1 हो जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा हो गया क्या, ये इस तरीके से हमारा हो गया रिलेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए, आई बात समझ में। अब हम लोग निकालेंगे क्या, ये आ गया हमारा Q1 के आवेश के कारण। अब हम Q2 आवेश को सपोज जो है वो अनंत से लेकर आ रहे हैं। अब हम इस तरीके से किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं, समझिएगा बात को। इस तरीके से हम Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं अनंत से, इसको भी लेकर आएंगे जैसे इसको लेकर आए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, अब हम लिखेंगे इसको इस तरीके से क्या, Q2 आवेश को, Q2 आवेश को अनंत से, Q2 आवेश को अनंत से कहां तक लेकर आना है, देखिए Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाना है। तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालना, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य को क्या लिखेंगे, यहाँ W1 माने हैं तो यहाँ पर कार्य को क्या मान लेंगे, बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य को हम W2 मान लेंगे। और कार्य बराबर होता है क्या, W बराबर क्या होता है, QV होता है ना। तो हम किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं। तो कार्य बराबर होगा Q2 इंटू विभव कितना हो जाएगा, बताइए यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, हमको लेकर आना है, बताइए विभव कितना हो जाएगा। यहाँ पर Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक ला रहे हैं तो किया गया कार्य निकालना था। और यहाँ पर देखिए बिंदु B पर जो विभव है वो कितना है, V1 है। तो यहाँ पर रखेंगे कितना, Q2 इंटू, यहाँ पर रखेंगे Q2 इंटू कितना, V1 रखेंगे इस तरीके से। एक मिनट, एक मिनट, चलिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। Q2 को अनंत से बिंदु B पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर जब Q1 पर लाए थे, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाए थे तो विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य था। लेकिन अब Q1 आवेश जो है वो बिंदु B पर पहुंचा है और Q2 को हम बिंदु B पर ला रहे हैं, तो Q1 आवेश पहले से है तो वैद्युत क्षेत्र है और Q2 को वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कार्य जीरो नहीं होगा। तो W2 बराबर Q2 इंटू कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको देखिए, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा जो W2 का मान है, W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए। Q2 लिखा है तो इसको लिखा रहने दीजिए, और V1 का जो मान है वो कितना निकाल के रखा है, यहाँ से रख दीजिए लाके। तो 1 अपान कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना हो जाएगा, Q1 अपान में कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, Q1 अपान R1 हो जाएगा। तब इसको हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा W2 इक्वल टू कितना, अब 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे पहले हम लोग लिख देंगे, तो W इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q1 Q2 और अपान में हमारा क्या हो जाएगा, अपान में जो है हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। और हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से हम लोग कार्य को ही विभव कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कार्य जो है ये ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे ऊर्जा को U से, और U इक्वल टू जो फार्मूला आ जाएगा दो आवेशों के कारण वह आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपान हमारा हो जाएगा क्या, R1 हो जाएगा।
इस तरीके से हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से ये हमारा जो है ये आ जाएगा दो आवेशों के कारण क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो आ जाएगा, और इसका जो मात्रक होता है इस तरीके से, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। तो ये रही हमारी चीजें, ठीक है ना? ये चीजें रही, इसमें दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने का ये फार्मूला आ गया है, और ये आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लेने वाले हैं, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स जो है वो आते ही रहते हैं, ठीक है ना? चलिए अब बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, चीजें जहाँ पे ना समझ में आई हो वो चीजें हमको बताइए, चीजें आपको समझाई जाएंगी। जहाँ पे ना समझ में आया हो चीजों को ध्यान से समझिए, बताइए कमेंट करके ये चीजें नहीं समझ में आई हैं, फटाफट से बताइए। चलिए बताइए, ओके ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या होने वाली है? नेक्स्ट हेडिंग है तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग डालिए आप सभी, क्या? तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। एक मिनट लिखते हैं यहाँ पे क्या? तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप सभी भी कॉपी पेन लेके हेडिंग डाल दीजिए इस तरीके से, तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये रहा, ठीक है ना? चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इस तरीके से, तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो सपोज हमारे पास तीन आवेश है इस तरीके से, आइए हम बनाते हैं सबसे पहले, है ना, एक डायग्राम बनाते हैं और समझाते हैं चीजों को। ये रहा, इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल सपोज कर लिया, और इस ट्रायंगल में मैंने तीन आवेश सपोज कर लिया इस तरीके से। यहाँ पर जो आवेश है वो सपोज कितना आवेश है? Q1 आवेश है। यहाँ पर जो आवेश है वो सपोज कितना आवेश है? Q2 आवेश है। और यहाँ पर जो आवेश है वो सपोज कितना आवेश है? Q3 आवेश है। और इनके बिंदुओं को हमने सपोज क्या मान लिया है? इन आवेशों के बिंदुओं को हमने सपोज बिंदु A मान लिया है, यहाँ पर इसको हमने बिंदु B मान लिया है, और इसको हमने इस तरीके से क्या किया है? बिंदु C मान लिया है। तब क्या हो जाएगा? तब Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो हमारा हो जाएगा R12, Q2 और Q3 के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगा R23, और Q1 और Q3 के बीच का जो दूरी है वो हो जाएगा R13, इस तरीके से हो जाएगा। समझे बात की नहीं समझे बताइए? ये देखिए, तो इस तरीके से ये इसके बीच की दूरी हो जाएगी, इसके बीच की दूरी हो गई है ये, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने सपोज कर लिया। बताइए अब हमको क्या करना है? तीन आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकालना है। इन तीन आवेशों के कारण हमको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकालना है। तो चलिए आइए हम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो तीनों आवेशों के निकाय के कारण हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकालते हैं इस तरीके से। तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग? तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीन आवेशों के इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे क्या? तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग लिखते हैं।
इस तरीके से तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा को U1 मान लेंगे, इनके और इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा को सपोज हम U2 मान लेंगे, और इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या मान लेंगे, इस तरीके से U3 मान लेने वाले हैं। समझ रहे हैं चीजों को कि नहीं समझ रहे हैं बताइए। इस तरीके से इनके बीच स्थितिज ऊर्जा को U1 मान लेंगे, इनके बीच स्थितिज ऊर्जा को U2 मान लेंगे, और इन दो आवेशों के बीच जो स्थितिज ऊर्जा होने वाली है उसको हम लोग U3 मान लेने वाले हैं। ठीक है ना। तो तीन आवेशों के निकाय की हमको क्या निकालना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को निकालना है। तो यहाँ तीनों आवेशों के निकाय के कारण जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसको हम लोग लिखेंगे U, और U निकालने के लिए हम क्या करेंगे, U1 को U2 को और जो U3 है उसको इस तरीके से हम लोग क्या कर देने वाले हैं, जोड़ देने वाले हैं। बताइए समझे बात की नहीं समझे। U1 U2 और U3 को क्या कर देने वाले हैं, जोड़ देने वाले हैं। तो यहाँ से U1 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, U1 का अगर U1 U2 U3 का मान यहाँ से हम लोग निकाल ले U1 U2 U3 का, तो यहाँ से U1 निकालेंगे तो उसका फार्मूला भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है 1/4πε0 U1 Q1 और Q2 के बीच U1 माने हैं तो यहाँ लिखेंगे Q1 और Q2 और अपान में क्या हो जाएगा R12 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम U2 का भी मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 कितना 4πε0, और Q2 किसके बीच में है, Q2 और Q3 के बीच में है तो लिखेंगे हम क्या Q2 Q3 अपान में हो जाएगा क्या R23 हो जाएगा इस तरीके से। और इस तरीके से U3 का भी मान निकालेंगे तो U3 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 और Q3 और अपान में जो है आ जाएगा वह आ जाएगा R13। तो इस तरीके से U1 U2 और U3 का जो मान है वो आ गया। आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो आगे इसी को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको ध्यान से। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इस तीनों का जो मान है इसमें ले जाके हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा U इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए तीनों में 1/4πε0 1/4πε0 इतने में क्या हो जाएगा, तीनों में जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा 1/4πε0 जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा Q1 Q2 अपान R12 बचेगा, क्या Q1 Q2 अपान R12 बचेगा, प्लस कितना बचेगा Q2 Q3 अपान R23 बचेगा, और प्लस Q1 Q3 अपान R13 बचेगा, Q1 Q3 अपान R13 इस तरीके से क्या होगा बचेगा, ये रहा। और यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है वो तीन आवेशों के निकाय के कारण जो है, तीन आवेशों के निकाय के कारण जो है ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या है, ये तीन आवेशों के निकाय के कारण हमारा जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए चीजें। जहां पर कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो वो बताइए, समझाते हैं ना चीजों को आपको बेहतर तरीके से। तो ये रहा हमारा तीन आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का निकालने का फार्मूला। जहां पर भी कोई दिक्कत परेशानी हो रही वो दिक्कत परेशानी आप बताइए, उस दिक्कत परेशानी को दूर करने के लिए ही तो हम खड़े हुए हैं। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो आगे हम बात करते हैं, बताइए फटाफट से। चीजें समझ में आ गई हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस तरीके से। आ गई चीजें, बढ़े आगे, ओके ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होने वाला है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के संतुलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेडिंग हमारा क्या होने वाला है, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के संतुलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से हेडिंग डालिए आप सभी भी, क्या वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के संतुलन के बारे में बात करते हैं। चलिए हेडिंग आप सभी भी डालिए, साथ में कॉपी पेन लेके ही बैठिए, बार बार आपको चीजें बतानी ना पड़े। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन की बात करें, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के संतुलन के बारे में बात करें इस तरीके से, तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
समझते हैं चीजों को। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन बिंदु क्या होता है, इसको हम लोग निकालने का फार्मूला फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आप कमेंट में, समझ में नहीं आया सर, क्या नहीं समझ में आया बताइए, क्या नहीं समझ में आया इसमें, क्या ही समझना है। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था दो आवेशों के बीच में निकालने का, तो वैसे तीन आवेशों को निकाय के लिए निकालना है, तो दोनों आवेशों के बीच दो आवेश मानकर फॉर्मूला मैंने कर लिया है, और इन तीनों को ऐड करके यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों में जो है ये कॉमन ही तो किया है और कुछ थोड़ी किया है। तीनों को भाई जोड़ेंगे, ऐसे वैल्यू रख देंगे तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन हो जाएगा, तो अंदर ये बचेगा। इसमें क्या समझना है, समझे। चलिए अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित करके संतुलन के बारे में पढ़ते हैं ना, इसके बारे में समझिएगा। अब देखिए इसको पढ़ने के लिए हम लोग करने वाले हैं क्या, इस तरीके से सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करेंगे हम लोग। हमको वैद्युत क्षेत्र में आवेशित करके संतुलन के बारे में पढ़ना, तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र सपोज करेंगे इस तरीके से हम लोग क्या सपोज करेंगे, सपोज मैंने ऐसे वैद्युत क्षेत्र सपोज कर लिया। अब है क्या, इस वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर जो चार्ज है, सपोज यहाँ पर जो चार्ज है वो हमारा क्या है, यहाँ पर जो चार्ज है वो सपोज रखा है पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पर जो चार्ज है वो सपोज प्लस चार्ज है, और ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर इस प्लेट पर, तो सपोज इस प्लेट पर जो हमारा चार्ज है वो सपोज क्या है, ऐसे माइनस चार्ज सपोज कर लिया। और सपोज यहाँ पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र हमने सपोज क्या मान लिया है, वैद्युत क्षेत्र को हमने क्या मान लिया, इस तरीके से जो है वो E मान लिया है। अब इसमें कोई आवेश जो है वो क्यों रखा है, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, मान लिया इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो D है, इस तरीके से इस प्लेट के बीच की जो दूरी है वो इस तरीके से हमने क्या मान लिया है, D मान लिया है। अब है क्या, यहाँ पर सपोज कोई आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से इन दो प्लेटों के बीच में सपोज यहाँ पर ये कोई आवेश जो है क्यों रखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर सपोज क्या रखा हुआ है, इस तरीके से कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, जिसका जो भार है वो सपोज क्या है, mg है, जो नीचे की ओर इस तरीके से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, समझे। अब क्या हो, इसको हमको संतुलन में रखना है, तो ना वो इधर जाने का प्रयास करे ना आवेशित कर उधर जाने का प्रयास करे, तो वो संतुलन में रहेगा। तब हम क्या करेंगे, इसका भार नीचे है तो ये नीचे जाने का प्रयास करेगा, तब इस पर जो वैद्युत बल लग रहा है, F लग रहा है, वह क्या हो जाए, वो इस भार के बराबर आ जाए, F जो है इस mg के बराबर आ जाए, वैद्युत बल जो है वो इस mg के बराबर आ जाए, तो ये आवेशित कण हमारा जो है वो कहाँ होगा, वो संतुलन में होगा। समझ रहे हैं, ये आवेशित कण क्यों है, इसका भार जो है वो नीचे की ओर वर्क कर रहा है mg, अगर इस पर जो वैद्युत बल है वो ऊपर की ओर इस तरीके से लगने लगे, mg के बराबर लगने लगे, तो ये आवेशित कण अपनी जगह पे बना रहेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं संतुलन। तो यही हमको निकालना है, और यहाँ बल का जो फार्मूला होता है वो Q इंटू कैपिटल E होता है, तो F बराबर Q इंटू कैपिटल E होता है। अब इसी का फार्मूला हमको निकालना है, क्या करना है, इसी का फार्मूला हमको निकालना है, संतुलन बिंदु का फार्मूला जो हमको निकालना है, बताइए। तो इस आवेशित कण का मान वगैरह सब अभी हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा चीजों को, चलिए निकालते हैं हम इनको, इसको हम लोग निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के संतुलन को निकालना है, इस आवेशित कण का संतुलन पॉइंट निकालना है, संतुलन बिंदु हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको, चीजों को समझाते हैं आपको, बताइए इतनी चीजों में किसी को कोई दिक्कत हो तो, चित्त समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले क्या, इस कण का जो भार है, इस आवेशित कण Q का जो भार है वो किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, जो कण का भार है, कौन से कण का भार, आवेशित कण का जो भार है वो हम लोग क्या लिखेंगे, इस आवेशित कण का भार mg है ना, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, कण का जो भार है, जो कण का भार है वो मैंने क्या बताया है, वो बराबर होना चाहिए किसके, वैद्युत बल के बराबर होना चाहिए। कण का जो भार है वो किसके बराबर होना चाहिए, बताइए, वैद्युत बल के बराबर होना चाहिए, जो कि इस कण पर लग रहा है।
तो कण का जो भार है वो कण पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होना चाहिए। कण का भार कण पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होना चाहिए। कण का भार कण पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होना चाहिए। कण पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होना चाहिए। और कण का भार कितना है, यहाँ से क्या है mg है तो mg लिख देंगे। और कण पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वो कितना है, QE है। तो यहाँ से हम लोग क्या ला के रख देंगे, Q इंटू कैपिटल E रख देंगे। तब यहाँ से इस E का अगर हम लोग मान निकालें तो कितना आ जाएगा। तब यहाँ पर अगर हम लोग इस E का जो मान है वो निकालें, कितना वैद्युत क्षेत्र का अगर मान निकालें, E का मान है तो mg के नीचे बचे में कौन चला जाएगा, Q चला जाएगा। वहां से देखिए तो E बराबर हो जाएगा mg अपान में Q हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक फार्मूला आ जाएगा, यहाँ से ये फार्मूला आ जाएगा। कौन सा फार्मूला आ जाएगा, देखिएगा ये जो फार्मूला आ गया, ये एक फार्मूला आ गया क्या, जब हमारा वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, m दिया होगा, g दिया होगा, q दिया होगा, तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। बताइए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों प्लेटों के बीच दूरी कितनी है, d मैंने सपोज किया है, तो इसके बीच जो विभवांतर होगा इन दोनों प्लेटों के बीच वो सपोज कितना है, v विभवांतर है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यदि दोनों प्लेटों के बीच d दूरी पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो, v हो। यदि दोनों प्लेटों के बीच d दूरी पर जो विभवांतर उत्पन्न है वो सपोज v हो तो क्या होगा, आइए निकालते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे यदि, सबसे पहले तो यहाँ से q का मान हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं पहले इस q के मान को आगे। इस q का मान अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, q बराबर क्या लिख सकते हैं, mg और अपान में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो mg अपान का E लिख देंगे इस तरीके से। तब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच d दूरी पर, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच d दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच d दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच d दूरी पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो। तो जो उत्पन्न विभवांतर है, उत्पन्न विभवांतर जो है वो कितना हो, d दूरी पर उत्पन्न विभवांतर जो है वो v हो। तो क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच सपोज d दूरी पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो, वो v हो। तो क्या हो जाएगा, तब विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वो हम लोग पहले पढ़ रखा है। तब जो विद्युत क्षेत्र E का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तब इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, E इक्वल टू वह होता है V अपान कितना, D होता है इस तरीके से। तो हम लोग रख देंगे E इक्वल टू कितना, V अपान D रख देंगे। आगे हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करने के लिए आगे जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वो कितना हो जाएगा। अब इसमें हम इस E का मान ले जाके इसमें रख देंगे, है ना। तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा। तो Q बराबर जो है, Q इक्वल टू कितना है, mg अपान में कितना है, mg अपान E है। इस तरीके से इसमें रखेंगे। सपोज ये है रिलेशन नंबर, इसको हमने सेकेंड मान लिया है, और इसको हमने सपोज रिलेशन नंबर क्या मान लिया है, 2 मान लिया है। और इस 2 का मान ले जाके 1 में रखना है, E की जगह पर रखना है। तो इस E की जगह पर इसका मान रखना है, तो रखते हैं ऐसे, E की जगह पर V अपान D रखते हैं। तो V, एक मिनट, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, V का मान रख, E इक्वल टू V अपान D है। तो यहाँ V को इसमें ले जाके मान रखना है Q में। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, mg, और बटे में जो E है इसका मान रखेंगे कितना, तो V, और अपान में D जो है वो इस तरीके से D यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आगे इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिएगा। यहाँ से हमको mg अपान V पता चल गया, लेकिन यहाँ से हमको D जो है वो इन दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस है। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान किसके बराबर होता है बताइए, घनत्व गुणे आयतन के बराबर होता है कि नहीं होता है।
द्रव्यमान जो है वो घनत्व गुणे आयतन के होता है, तो इस तरीके से Q इक्वल टू M को द्रव्यमान गुणे आयतन को हम लोग यहाँ से कैपिटल V मान लेंगे और ये स्मॉल v है। सपोज यहाँ पर आयतन को हम लोग v लिख लिया, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर M जो है वो क्या होगा, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान बराबर किसके होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व के होता है। तो आयतन को v लिखेंगे, आयतन को v लिखेंगे और गोल है, आवेशित कर गोला है, तो गोले का आयतन का फार्मूला कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से आयतन को हमने कितना रख दिया 4/3 पाई r क्यूब, और साथ में रो है, घनत्व को हम लोग क्या लिखेंगे, घनत्व को हम लोग रो लिखेंगे, और इस तरीके से कितना है g है और d है उसको लिखा रहने देंगे, और बटे में हमारा जो है, बटे में हमारा इस तरीके से v है, तो उसको v को हम लोग क्या करेंगे, लिखा रहने देंगे। बताइए इतनी चीजें आई समझ में कि नहीं आई, बताइए इस तरीके से फटाफट से। तो यहाँ से एक नया फार्मूला आ गया इसका, आवेशित कण का जो फार्मूला आ गया, आवेशित कण का जो फार्मूला आ गया वो कितना आ गया, Q इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो जी डी, और बटे में क्या है, बटे में जो है v विभवांतर है, और इस तरीके से आवेशित कण का जो फार्मूला आ गया वो एक नया फार्मूला आ गया आवेशित कण का। तो इस तरीके से ये फार्मूला लगाकर हम लोग को न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में आसानी होने वाली है। समझ में आया? तो ये चीजें जो है वो है, बताइए इन चीजों में कोई दिक्कत हो तो, जहां पर चीजें ना समझ में आई हो वो चीजें बताइए आप, हम आपको समझा देने वाले हैं। आ गई समझ में? तो इस तरीके से ये चीजें थी जो हम लोग पढ़ चुके हैं इतनी चीजों को इस क्लास में। तो यहाँ पर टाइम क्या हुआ, तो इस तरीके से ये चीजें हैं, और इतनी चीजों का आप सब स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद इसके बाद हम लोग जो है वो आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बताइए इन चीजों में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आ गई चीजें समझ में? आ गई? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के पथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगली हेडिंग जो हमारी सभी की होने वाली है वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के पथ के बारे में पढ़ना है। हेडिंग डालते हैं, आप सभी भी डालिए अपने साथ। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ के बारे में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ के बारे में हम लोग बात करते हैं इस तरीके से। आइए इसके बारे में भी जानते हैं बढ़िया से चीजों को, सारी चीजों को तो बढ़िया से पढ़ रहे हैं और कैसे ही पढ़ेंगे, बातें कम पढ़ाई ज्यादा हो तो वही सही भी है हमारे हिसाब से। क्यों? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो इस तरीके से क्या है ना, हम लोग जो है हमेशा किताबों को अपने साथ में लेके ही पढ़ाते हैं, ताकि ये ना हो कि चीज़ों को छूट जाए, क्या है कैसी है चीज़ें, तो इस बारे में इसलिए हम लोग किताब को अपने साथ जरूर रखते हैं। ठीक है ना? चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष सपोज करेंगे। क्या सपोज करें, या फिर हम ऐसे इस तरीके से एक मिनट मान ले रहे हैं, उसी में एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी मान लेंगे। चलिए तो ये रहा इस तरीके से, सपोज कोई हम लोग ऐसे वैद्युत क्षेत्र सपोज कर लेंगे। या एक मिनट रुकिए, कलर चेंज ही कर ले। सपोज इस तरीके से मैंने ये क्या किया, हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र सपोज कर ले रहे हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से, ये इस तरीके से सपोज क्या है, ये जो है हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से सपोज कर ले रहे हैं। ये
इस तरीके से हम लोगों ने एक समान वैद्युत क्षेत्र सपोज कर लिया और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में सपोज इस तरीके से ये मैंने एक्स अक्ष यहाँ पे मान लिया। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से क्या कर लिए, ये सपोज एक्स अक्ष मान लिए हैं, ठीक है ना। ये सपोज हमने कौन सा अक्ष मान लिया है, ये हमारा जो है ये सपोज कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और ये हमारा सपोज जो है ये कौन सा एक्सिस है, ये हमारा जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स वाई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मान लिए हैं। अब इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र जो है वो कितना है, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कितना मान लिए हैं, E मान लिए हैं। अब यहाँ से सपोज कोई आवेशित कण जो है, आवेशित कण इस तरीके से जो Q है, मान लिया यहाँ पर आवेशित कण कोई Q है, वो क्या करेगा, इस वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा। इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण जो है Q, वो गति करेगा और वो सपोज वो किस पॉइंट पर है, वो पॉइंट O पर है। और यहाँ पर इस तरीके से हमने सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया है, इस तरीके से पॉइंट P मान लिया है। और यहाँ पर सपोज हमारा परीक्षण आवेश है, तब क्या होगा, ये आवेशित कण हमारा इस तरीके से सपोज गति करेगा, आवेशित कण हमारा इस तरीके से सपोज क्या करेगा, गति करेगा। इस तरीके से आवेशित कण हमारा जो है ये गति करेगा। तो इसका जो पथ होने वाला है इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में, आवेशित कण जो इस तरीके से गति कर गया है, इसका जो पथ है वो परवलयाकार पथ है। और इसी को हमको प्रूव करना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो पथ है वो इस तरीके से क्या होता है, परवलयाकार होता है। किस आकार का होता है, परवलयाकार होता है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब आवेशित कण इस तरीके से जाता है तो वो परवलयाकार ऐसे मोशन करने लगता है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या है, एक्स अक्ष पर अगर हम बात करें, अगर हम इस तरीके से यहाँ पर बात करें किस चीज का, अगर बात करें तो एक्स अक्ष पर इस आवेशित कण का जो डिस्टेंस है वो सपोज एक्स है, और वाई अक्ष पर जो डिस्टेंस यहाँ पर सपोज करें वो डिस्टेंस सपोज क्या है, वाई है। समझिएगा चीजों को। जो ये आवेशित कण है पी पर, जो आवेशित कण सपोज यहाँ पर पहुंचा या यहाँ पर इस पॉइंट पी का डिस्टेंस मान ले एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर जो डिस्टेंस है वो सपोज कितना है, एक्स है। और वाई अक्ष पर जो डिस्टेंस है वो सपोज इस तरीके से कितना है, वाई अक्ष पर जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से स्मॉल वाई है। बताइए इतनी चीजें कहीं किसी को ना समझ में आई हो तो। इमेज ही सब कुछ है, इमेज नहीं समझ में आएगा तो डेरिवेशन समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण Q है जो P पर पहुंचेगा, इस पर जो बल लगेगा उस बल को निकालने का फार्मूला हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो डेरिवेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में कण Q पर लगने वाला बल, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र में सबसे पहले कण पर लगने वाले बल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो Q है इस पर जो बल लग रहा है सपोज वो Q इंटू कैपिटल E लग रहा है। F इक्वल टू होता है ना कि Q इंटू कैपिटल E। तो लिखेंगे हम लोग क्या, वैद्युत क्षेत्र में ये जो कण Q है इस पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र में कण Q पर लगने वाला बल। यहाँ पर तो एकांक परीक्षण आवेश हमने सपोज किया है, लेकिन बल जो है इस कण Q पर निकाल रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में कण Q पर लगने वाला बल देखिए ध्यान से, ये Q जैसे यहाँ पर है, अभी यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है, बल जहां पर वो पहुंचेगा बल सभी जगह पर वर्क करने वाला है। तो इस तरीके से हम, ठीक है ना, कण के ऊपर लगने वाले बल को अगर हम सपोज करें तो यहाँ से बल को हम लोग क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। और F बराबर फार्मूला जो होता है Q इंटू कैपिटल E होता है, और इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों सदिश राशि होने वाली है, ठीक है ना। तो अब ये कण जब गति कर रहा है तो इस कण का कुछ ना कुछ त्वरण होगा। तो निकालेंगे इस कण का क्या, इस कण का त्वरण निकालेंगे। जो आवेशित कण Q है इसका त्वरण निकालेंगे, गति कर रहा है तो त्वरण होगा इसमें। तो इस कण का त्वरण निकालेंगे, कितना होगा बताइए। तो कण का त्वरण निकालने का जो फार्मूला है होता है वो वेक्टर A इक्वल टू कितना होगा, F अपान कितना होता है, M होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इस तरीके से वेक्टर A इक्वल टू F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू MA होता है।
और m में इक्वल अब 1 मिनट, नहीं यहाँ से 1 मिनट समझिएगा। f इक्वल टू यहाँ से क्या हम लोग माने हैं, q इंटू वेक्टर ही माने हैं, तो q इंटू वेक्टर ही और अपान में कितना, अपान में जो है वो m हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या रख देने वाले हैं, हम लोग जो है वो m रख देने वाले हैं। बताइए ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आ गई, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं ना? चलिए आ गई हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें तो चीजों को और सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग त्वरण निकाल लिए हैं। अब हम लोग एक बार एक्स अक्ष के एक्सिस निकालेंगे, एक बार वाई एक्सिस के थ्रू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले विस्थापन। सबसे पहले विस्थापन हम लोग निकालेंगे किस अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए विस्थापन निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्स अक्ष के लिए जो त्वरण है, जो ये आवेशित कण क्यों है, अगर हम बात करें एक्स अक्ष के लिए इसके त्वरण की बात करें एक्स एक्सिस के लिए, तो हमारा जो त्वरण है एक्स एक्सिस पर जो त्वरण है वो हमारा 0 होने वाला है। ये आवेशित कण जो क्यों गति कर रहा है, तो अगर हम एक्स अक्ष पर त्वरण की बात करें तो त्वरण हमारा जो है वो 0 होगा। समझ रहे हैं? और इस तरीके से जो वेग होने वाला है, एक्स अक्ष पर जो वेग होने वाला है जिसको हम यू एक्स मानेंगे, वो हमारा सपोज कितना है, एक्स अक्ष पर जो वेग है वो इस तरीके से हमने कितना मान लिया है, यू मान लिया है। तब विस्थापन का जो फार्मूला होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो S को हम लोग यहाँ कितना माने हैं, x माने हैं, तो x बराबर हो जाएगा ut। तो u को हम लोग u लिखने वाले हैं और t को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, t को जो है हम लोग वो लिखेंगे कितना, t ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ut और प्लस का कितना हो जाएगा हाफ, और a तो 0 है तो आगे 0 हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ये इतना 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर जो है u इंटू टी आ जाएगा। अगर इसी तरीके से हम y अक्ष के लिए निकालें तो यहाँ से पहले तो t का वैल्यू निकाल लेंगे, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपान u हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम y एक्सिस के लिए निकालते हैं, इसी तरीके से हम निकालते हैं y एक्सिस के लिए। तो जब y एक्सिस के लिए निकालेंगे तो y एक्सिस के लिए निकालेंगे तो हमारा जो ay है, मतलब y अक्ष पर जो त्वरण होगा वो सपोज मान लेंगे क्या होगा, a होगा। y अक्ष पर जो त्वरण होगा वो सपोज कितना होगा, a होगा। और यहाँ से y अक्ष पर जो त्वरण होगा वो a होगा, और a y इक्वल टू इस a का जो मान है वो हम लोग कितना निकाले हैं, a का जो मान है वो निकाले हैं कितना, q इंटू वेक्टर e अपान में m। इस तरीके से हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आगे इसी को हम सॉल्व करते हैं, आगे इसी को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा। बताइए ये चीजें समझ में आई कि नहीं, y अक्ष पर जो त्वरण है वो आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अब यहाँ हम लोग फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, विस्थापन का फार्मूला लगा देंगे। तो y अक्ष पर जो विस्थापन फार्मूला होता है, जैसे s बराबर ut होता है, तो u तो 0 है, देखिए यहाँ पर u तो 0 है, तो ut तो 0 हो जाएगा पूरा। तो बचेगा कितना, बचेगा 1/2 AT स्क्वायर बचेगा, AT स्क्वायर। और a का मान कितना निकाले हैं, a का मान निकाले हैं कितना, q इंटू वेक्टर e ऐसे, और अपान में जो है वो m हो जाएगा। और ये हो गया हाफ a और t स्क्वायर। t का मान कितना है, t का जो मान है, या एक बार रख दे रहे हैं पहले समझ लीजिए, t का जो मान है यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम इसको एक बार लिख ही दे रहे हैं पूरा, ठीक है ना, देखिएगा। तो यहाँ से फार्मूला दरअसल y एक्सिस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो y एक्सिस के लिए विस्थापन तो y हो जाएगा, और u तो हमारा y एक्सिस के लिए u y इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का जो है स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू वाई, यू वाई का वैल्यू तो 0 है तो ये इतना 0 हो जाएगा। तो बचेगा हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है, ए वाई का वैल्यू है जो वो है q वेक्टर e और अपान में कितना m, और इस तरीके से ए वाई हो गया ये t का स्क्वायर कितना है, t का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा x स्क्वायर अपान का u स्क्वायर। तो यहाँ से एक जो फार्मूला बनकर आएगा, जो फार्मूला आएगा इस तरीके से वो कितना आ जाएगा, जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा क्या,
y इक्वल टू हाफ q इंटू वैक्टर e अपान में m और इंटू एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। और ये जो फार्मूला है ये परवलय का समीकरण का फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला किसका है? ये इस तरीके से जो फार्मूला है ये परवलय का समीकरण है। ये फार्मूला जो आया है ये परवलय का समीकरण है। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे तो ये परवलय का समीकरण है। तो अतः इस बात से प्रूफ होता है कि जो ये आवेशित कण क्यू एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब गति करता है ऐसे, तो उसका जो पथ है वो परवलयाकार होता है। तो लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो पथ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का जो पथ है वो कैसा होता है? तो वो जो पथ है वो कैसा होता है? वो परवलयाकार इस तरीके से होता है। जो पथ होता है वो परवलयाकार इस तरीके से होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आ गई? तो इस तरीके से ये चीजें रही। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जहां पे चीजें नहीं समझ, क्या नहीं समझ में आया बताइए, क्या नहीं समझ में आया? अच्छा देखिए, एक्स एक्सिस पर जो यहाँ से त्वरण है वो 0 क्यों लिया है, वाई एक्सिस पर जो त्वरण है उसे हमने a क्यों लिया है? यही आप पूछ रहे हैं क्या? बताइए। यही देखिए क्या है, एक्स एक्सिस पर जो त्वरण त्वरण जो है वो 0 क्यों लिया है, और वाई एक्सिस पर जो है वो जो मैंने त्वरण जो है उसको a क्यों माना है? इनका क्वेश्चन ये है। बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा? आप सभी बताइए, जिन लोगों को पता है वो कमेंट में करें क्यों ऐसा होगा। बताइए क्यों माना है? इसका रीजन तो पता होना चाहिए, आप लोग तो पढ़े ही होंगे। जब आप क्लास 11th में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बताइए? क्लास 11th में जब पढ़ रहे थे, हाँ, तो जब क्लास 11 में पढ़ाया गया था कि जब कोई पिंड जो है वो प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है, तो वहां पर एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वहां पे पढ़ाया गया था। लेकिन नहीं पता है तो बताइए, जितने लोग को पता है वो कमेंट करिए क्यों होगा एक्स एक्सिस के लिए त्वरण 0 यहाँ पर क्यों होगा? ठीक है, बताइए, रिप्लाई सभी का आना चाहिए। चलिए इसको हम पहले होमवर्क दे रहे हैं आज की, ये चीजें आप पता करिए, कमेंट लिखिए, देखिए कितने बच्चों का क्या रिप्लाई आता है। तो कल जब हम इस क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसी का आंसर करने वाले हैं, और जो बच्चे कमेंट करेंगे उनके कमेंट्स को स्क्रीन पे लाने वाले हैं कि किसका जवाब क्या है। तो आप डिटेल में चीजों को लिखिएगा और बताइएगा चीजें जहां पर हैं, और हम आपको चीजें बनाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो इसके लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, तभी आपको जवाब मिलने वाला है। तो आज की क्लासेस जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, और अभी हम आज सभी हमें दीजिएगा इजाजत। आप सभी के साथ नई धमाकेदार क्लासेस में, आप सभी के बीच में, आप सभी के उज्जवल भविष्य के साथ में आते रहेंगे। नमस्कार बच्चों।